गुड मॉर्निंग। डिजिटल गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। मैं एकांश आज लेकर आया हूँ इडुटेरिया बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो चलिए बिना देर किए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल डिजिटल गुरुकुल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं थी। चार ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी और डी और पूछ रहा है कि इसमें सहायक संधि की कौन सी पॉइंट विशेषता नहीं थी। तो देसी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता है, क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। जो देसी रियासत थी उनको एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता है। देसी रियासतों के आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। तो देखिए ऑप्शन बी गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी गलत है। बाकी ए सी और डी सहायक संधि की विशेषता थी। देसी रियासतों के आंतरिक शासन कंपनी के अधीन नहीं होती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था? के एम पणिकर द्वारा, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू या चित्तरंजन दास? तो बताइए ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोतीलाल नेहरू। बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? मद्रास, बम्बई, बंगाल, किस में? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाल जो हत्या था वो बंगाल प्रेसिडेंसी में बाकी प्रेसिडेंसी से सबसे ज्यादा था। रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? तो रेशमी रुमाल षड्यंत्र मौलवी उबैदुल्ला सिंधी से संबंधित है। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, मौलवी उबैदुल्ला सिंधी। असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो बताइए क्या आंसर होगा? असहयोग आंदोलन के लिए नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया था असहयोग आंदोलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन परिस्थिति तंत्र के विषय में सही नहीं है? बताइए ऑप्शन ए बी सी और डी में कौन सा परिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो देखिए हमारा आंसर पहला ही गलत है। यह एक बंद तंत्र होता है ना, ये गलत है। बाकी ये ऑप्शन बी सी और डी सही है। इसकी अपनी उत्पादकता होती है, बिल्कुल सही है। यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, ये भी सही है। यह एक कार्यशील इकाई होती है, ये भी सही है। निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? सुंदरवन, थार, लद्दाख या पश्चिमी घाट? तो हमारा आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो बताइए 9 का आंसर क्या होगा? 9 का आंसर हो जाएगा बी, जल चक्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी यानी स्त्री की प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी? गौतम बुद्ध के जो धर्म था बौद्ध धर्म, इस धर्म में औरतों को भी प्रवेश किया। औरतों को भी इस धर्म को पालन करने के लिए, पूजा करने के लिए महात्मा बुद्ध ने यानी गौतम बुद्ध ने अनुमति दिया। तो किस जगह पर दिया था? श्रावस्ती नाम के जगह पर दिया था। ये हमारा 10 क्वेश्चन हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो हमारा आंसर होगा मरुस्थलीय क्षेत्र में। मरुस्थलीय क्षेत्र में क्या होता है? दिन में बहुत गर्मी होता है और रात में जो बहुत ठंडा होता है। तो जो इसका डिफरेंस होता है ना, दिन और रात में टेम्परेचर के मामला में काफी डिफरेंस होता है। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। इसका खास बात क्या है? 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। 3 जनवरी को क्या होता है? पृथ्वी और सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। तो इस घटना को क्या बोलेंगे? उपसौर। और अपसौर किसको बोलेंगे? इसके जस्ट विपरीत को, इसके जस्ट अपोजिट को। यानी पृथ्वी और सूर्य की जो डिस्टेंस होती है अपसौर के मामला में ज्यादा हो जाती है, अधिकतम हो जाती है। उपसौर के मामला में न्यूनतम हो जाती है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कौन सी भूकंप तरंग सबसे अधिक विनाशकारी होती है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, एल तरंग। पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग में सबसे विनाशकारी होता है एल तरंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये लाइन दिया है और कंट्री का नाम दिया है और बोल रहा है कि इसमें कौन सा सही सुमेलित है। रेड क्लिफ, भारत और चीन, ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि भारत और पाकिस्तान का ये लाइनिंग है। डूरंड रेखा, भारत और पाकिस्तान। मैग्नेट रेखा, फ्रांस और जर्मनी। हिडनबर्ग रेखा, फ्रांस और बेल्जियम। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन सी, मैग्नेट रेखा, फ्रांस और जर्मनी। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? हिमालय, रॉकी, आल्प्स और एंडीज। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एंडीज। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। मैं सारे क्वेश्चन को डिटेल में डिस्क्राइब अगर करूंगा तो फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं एमसीक्यू के तौर पर सिर्फ क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहा हूँ। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट के से अलग कर दिया गया है? किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। फ्रेंड्स मैंने एक वीडियो बनाया है भारत का संवैधानिक विकास, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक का वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देखें। इस टाइप का जो क्वेश्चन नंबर 16 है, इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है आपको एक जगह मिल जाएगा और आप उसको पूरा डिटेल्स में समझ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संवैधानिक सभा का गठन हुआ था? संविधान सभा का गठन हुआ था, तो बताइए आंसर 17 का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। अंतरिम सरकार की गठन की घोषणा कब की गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा अंतरिम सरकार की गठन की घोषणा 24 अगस्त 1946 को किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए इसका 2 पॉइंट दिया है, पॉइंट ए एंड पॉइंट 1 एंड 2 दिया हुआ है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। हाँ ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावित रहता है, बिल्कुल सही है। यानी ये दोनों पॉइंट ऑप्शन ए और दो दोनों सही है। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा? 19 का सी। आइए हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे? राष्ट्रपति के निर्वाचन से, राष्ट्रपति के पदावधि से, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति से या राष्ट्रपति की शपथ से? तो देखिए इसको हिंदी में क्या बोलेंगे 54 को? चौवन। तो चौवन के साथ एक शब्द मैच कर रहा है, उसका प्रोनाउंसिएशन एक है निर्वाचन। चौवन में भी च है, निर्वाचन में भी च है। तो ये हम ट्रिक के तौर पर याद कर सकते हैं, निर्वाचन यानी चौवन। तो हमारा आंसर क्या हो जाए? अब क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर ए, राष्ट्रपति का निर्वाचन से अनुच्छेद 54 का संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। पूछ रहा है कि इसमें निम्नलिखित में से कौन कथन गलत है? तो पूरे हम कथन को पढ़ेंगे। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। हाँ ये बिल्कुल सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता, तो ये भी सही है। चलिए ऑप्शन नंबर इसका हम सी देखेंगे, क्या बोल रहा है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों का वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत से संचित निधि से दिया जाता है। देखिए ये गलत है, क्योंकि राज्य से लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं और जो उसके मेंबर होते हैं उनका वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत के संचित निधि से नहीं, राज्य के ही संचित निधि से दिया जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो ये क्वेश्चन में है कि इसका पेंशन भत्ता भारत के संचित निधि से दिया जाता है, नहीं ये गलत है। इसका सैलरी और इसका वेतन भी और पेंशन भी दोनों राज्य लोक सेवा आयोग के संचित निधि से दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। वित्त आयोग के संबंध में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद और 2 सदस्य होते हैं। देखिए ये गलत हो गया। वित्त आयोग में क्या होता है, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय किया जाता है। क्या होगा बताइए, सही है? तो इसका ये सही है। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। इन्हें पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है, ये गलत है। यानी ऑप्शन ए और 3 गलत है। हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। ये पॉइंट 1, 2, 3 दिया है जिसमें सिर्फ 2 पॉइंट सही है, बाकी पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 3 गलत है। और इसमें क्वेश्चन में उपयुक्त में कौन गलत है, तो 1 एंड 3 गलत है और 2 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? वैधानिक तरल अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3। यानी आरबीआई की मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण वैधानिक तरल अनुपात भी है, नगद आरक्षित अनुपात भी है और खुले बाजार की क्रियाएं भी है। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है, बताइए चारों ऑप्शन में कौन सही होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। हमारा आंसर जाएगा क्वेश्चन 24 का ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है, बताइए 25 का आंसर क्या होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा इनके समिति। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है, बताइए 26 का आंसर क्या होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में भारत को कृषि लागत एवं मूल्य आयोग सिफारिश करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। सीताध्यक्ष का संबंध किससे है? सीताध्यक्ष का संबंध बताइए किससे है? प्रशासनिक विभाग से, धार्मिक विभाग से, भूमि कर विभाग या व्यापार विभाग। तो हमारा आंसर जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भूमि कर विभाग होगा। 27 का आंसर क्या होगा? भूमि कर विभाग होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते। तो 28 का आंसर क्या होगा, पहले क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है, किसमें मिलता है? कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजतरंगिणी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। सिजदा व पैबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने किया? इल्तुतमिश, बलबन, महमूद गजनी, अकबर। तो हमारा आंसर हो जाएगा बलबन। सिजदा व पैबोस प्रथाओं का शुरुआत बलबन ने किया था। ये बहुत बीबीआई क्वेश्चन है। उत्बी कौन था? तो हमारा आंसर क्या होगा? एक इतिहासकार था। 30 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, उत्बी एक इतिहासकार था। शेरशाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? आप शेरशाह के कथन के बारे सारे ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए, बी और सी, डी, और बताइए इसमें चारों में से कौन सा गलत है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है? शेरशाह ने बिलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की। हाँ, ये बिल्कुल सही है। और शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया, ये भी सही है। शेरशाह का मकबरा दिल्ली में है, देखिए ये गलत हो गया। शेरशाह का मकबरा बिहार राज्य के रोहतास डिस्ट्रिक्ट के सासाराम शहर में है। तो डायरेक्ट आपसे पूछेगा शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो हमें याद रखना है सासाराम। सासाराम एक जगह का नाम है जो बिहार में रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इस मकबरा यानी शेरशाह का मकबरा से फ्रेंड्स मेरा घर बहुत नजदीक है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा आमुक्त माल्यद लिखी गई? आमुक्त माल्यद किस शासक के द्वारा लिखा गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णदेव राय के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं।
दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया? बोल रहा है कि दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक किसने शासन किया? बहलोल लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 33 का ऑप्शन ए बहलोल लोदी। ये भी VVI क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो बताइए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड्स या DNA। तो हमारा आंसर क्या होगा 34 का? तो हमारा 34 का आंसर हो जाएगा प्रोटीन। केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? बताइए 35 का आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्रेना। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो ग्रेना में संपन्न होती है। हेलोफाइट्स वो होता है, क्या होता है? बताइए, 4 ऑप्शन है, देखिए A, B और C, D। इसमें कौन सा सही होगा? हेलोफाइट्स के बारे में, वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं। जो नमकीन मिट्टी होती है उसमें हेलोफाइट्स पादप यानी प्लांट्स उगते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एड्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? PCR, रीपा, CD4 और एलिसा। तो देखिए, इसमें एड्स के इलाज के लिए 3 टेस्ट किया जाता है चारों ऑप्शन में से। एक PCR किया जाता है, एक CD4 किया जाता है और एक एलिसा किया जाता है। ये किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन डी में है। एड्स के लिए PCR, CD4 और एलिसा नामक टेस्ट का परीक्षण किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है? बोल रहा है कि कौन सा रुधिर वर्ग में, किस ब्लड में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है? तो हमारा आंसर क्या होगा 38 का? हमारा आंसर हो जाएगा C यानी AB ब्लड ग्रुप में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। देखिए एंटीबॉडी, एक ट्रिक देखिए, A से एंटी और B से बॉडी, तो AB में एंटीबॉडी नहीं होता है। हम अपना क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं है? ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं होता है? तो हमारा आंसर क्या होगा? डिप्थीरिया, पीलिया, पर्टुसिस या टिटनेस। तो हमारा आंसर हो जाएगा पीलिया। पीलिया जो होता है, ये ट्रिपल वैक्सीन DPT में नहीं होता है। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है। इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? तो बताइए 40 का आंसर क्या होगा? 40 का हमारा आंसर हो जाएगा 2 प्रोटॉन के। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है। इसके आवेश 2 प्रोटॉन के बराबर होते हैं। न्यूटन के किस गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की द्वितीय गतिकी नियम से। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता मतलब रेजिस्टेंस बढ़ने पर क्या होता है? बताइए, बढ़ती है, घटती है, पहले बढ़ती है या फिर घटती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 42 का बी, घटती है। चलिए 43 का देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? लिथियम, ऑक्सीजन, यूरेनियम, पोलेनियम। तो हमारा आंसर हो जाएगा पोलेनियम। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा पानी बनेगा। ग्रेफीन क्या है? ग्रेफीन क्या है? कार्बन का एक नैनो प्रतिरूप है, यानी ऑप्शन बी। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, 7 मई को, 12 जून को, 9 मई को, 14 जून को, किस तारीख को मनाया जाता है? बताइए 46 का आंसर क्या होगा? तो 46 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 14 जून को। आइए 47 चलते हैं। बोल रहा है कि ऑप्शन ये है, किसके किसके साथ जाएगा? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में है। एक का हो जाएगा एक। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान, ये कहाँ पर है? तो इसका हो जाएगा पणजी में है। गोवा की राजधानी पणजी में है। बी का आंसर क्या हो जाएगा? 4। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इसका हो जाएगा हमारा मैसूर में हो जाएगा, सी का 2।
और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? दिल्ली में है। तो किसका ए का क्या है? 1 और बी का क्या है? 4। तो हमारा आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन डी के साथ जाएगा। पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? बताइए, पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा वैष्णव धर्म से संबंधित है। पंचरात्र का संबंध वैष्णव धर्म से है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा बस कुछ ही देर में प्रैक्टिस सेट नंबर कंप्लीट हो रहा है। तो अगर हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और आप हमें मोटिवेट करें मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके। तो चलिए हम चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। तो हमारा 49 क्वेश्चन क्या है, हम देखते हैं। एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। बताइए 49 का आंसर क्या हो जाएगा? वह कौन सा एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा वेंकटरमण रामकृष्णा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? वेंकटरमण कृष्णा। लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वो किस राज्य से के रहने वाली थी? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी स्वरूप बनी, जो बिहार राज्य की रहने वाली। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा 50 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट हुआ। चलिए, हमारा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं तो बिल्कुल कर देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।